कारगिल में जैसे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने हाई माउंटेन्स पे ऑक्यूपेशन किया। मैं था वहाँ पे, फ्लाइट कमांडर था 51 स्क्वाड्रन में, जो रेजिडेंट स्क्वाड्रन थी। पीपल आर डाइंग, पीपल, यू आर लूजिंग फ्रेंड्स। पर अभी क्या है कि आप अपने ही घर में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका घर है और आपके घर में चोर घुसा है, आपके बच्चे भी हैं वहाँ पे, आपके भाई बहन हैं, आपके सब कुछ हैं, तो आपकी कितनी फ्रीडम हो सकती है? वही जो आपका पोटेंशियल है। एज द वॉर बिगैन वी लॉस्ट 2 फाइटर्स ऑल्सो, या फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता तब जो वापस आ गए, और एक स्क्वाड्रन लीडर हुजा थे जो नहीं आ सके वापस। दूसरा जो मसला था कि आपको एक्यूरेटली बॉम्ब गिराना है और बहुत दूर से गिराना है। जो मिसाइल्स हैं वो नीचे से फायर होती थी और वो फिर कुछ हद तक जाके वो गिर जाती थी नीचे। तो हमने क्या किया, देखिए इनोवेशन जो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, बिल्कुल सही बैठती है कि हमारे जो डम बॉम्ब्स थे उन पे प्रिसीशन किट्स लगवा के एक सिस्टम को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके बहुत मेहनत की। अब इन कितना लगा, उधर लड़ाई लग रही है, ये कोई तैयारी नहीं है कि आप किसी फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। वॉर इज ऑलरेडी ऑन। ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी जिसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आपके हाथ पीछे बांध के, एक हाथ पीछे बांध के कोई आपको बोले के फाइट करो, कि किसी भी आर्मी यूनिट के लंगर में खाना नहीं बनता। अब ये जो लोग बैठे थे पीक पे इंक्लूड करके, इन्होंने पहले तो शायद सोचा नहीं होगा कि इंडिया का रिस्पॉन्स इस तरह से आ गया। देखिए उनके दिमाग में वो सियाचिन का बदला लेना, और एक ऐसी इंटरसेप्ट हुई थी, जैसे वो बोलते हैं उर्दू में, आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बादलों में से क़यामत बरस रही है। अभी जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड थे इसकी वजह से। तो ये सब जानने के बाद इंडियन एयरफोर्स का पायलट जब निकलता है, क्या उसके मन में कभी डर होता है? हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा हमने डिस्कशन किया आर्मी वेटरन्स के साथ, नेवी वेटरन्स के साथ, और हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थ्रू आर ईमेल एड्रेस और फ़ोन पे कि पीपल वांट टू सी समबडी फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। तो आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर मार्शल जीएस बेदी सर, जो जिनका एक एक्टिव रोल था कारगिल की वॉर में। तो आज हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे उनसे कारगिल वॉर की डिटेल्स, कैसे कैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानीज़ को वापस भेजा, इंडिया की एडवांसमेंट क्या हो रही है इन इन द फील्ड ऑफ एयर डिफेंस, और ग्लोबल इश्यूज़ पर भी। तो प्लीज़ ट्यून इन विद अस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है और काफ़ी मज़ा आएगा। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आज एयरफोर्स के बारे में जानने के लिए वी आर रियली एक्साइटेड। एयरफोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए क्यूरोसिटी भी रहती है और एक फैसिनेशन भी रहता है। नॉट जस्ट द यूनिफॉर्म, बट फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और सब लोगों को मूवी में देखते हुए सब लोगों में एक पैशन रहता है एयरफोर्स के बारे में। वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू हेयर, एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, आपकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है। आपने कारगिल वॉर में पार्ट लिया है, तो ऑल दो एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव बीन थ्रू, प्लीज़ प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू आदित्य, इट्स ए प्लेजर टू बी हेयर। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग बात करते हैं हमसे, क्योंकि मुझे भी मौका मिलता है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ मैसेज दे सकें, और अपनी जो ज़िंदगी जी है हमने एयरफोर्स में उसके बारे में कुछ बात कर सकें। मैं घंटों बात कर सकता हूँ इस मुद्दे पे और इस टॉपिक पे, और जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और सर, तो आपकी जैसे पोस्टिंग रही है, आपने कहाँ-कहाँ पर पोस्टिंग ली है और कैसा आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं? पोस्टिंग्स टिपिकली ली नहीं जाती, पोस्टिंग्स दी जाती हैं। सो जून 84 में आई वाज कमीशन्ड। जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। I joined, in the Air Force in January 83, and I passed out in June 84. This was, I was commissioned as a fighter pilot. हम ट्रेनिंग की बात करेंगे शायद बाद में थोड़ा। तो जून 84 से लेके अप्रैल 22 तक, जब मैं रिटायर हुआ, तकरीबन 38 इयर्स की सर्विस है। उसमें बहुत पोस्टिंग्स की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम श्रीनगर डाउन टू त्रिवेंद्रम, फ्रॉम एज फार एज ईस्ट तेजपुर टू वेस्ट, एज मच एज राजस्थान के वेस्टर्न सेक्टर में। और फॉर्चुनेटली 2 बार फॉरेन पोस्टिंग भी मुझे मौका मिला, एक बार कॉन्गो में और एक बार लंदन में, जब मैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया में एयर अटैची था। तो नंबर ऑफ पोस्टिंग्स कम्प्लीटली, द होल कंट्री, एयरफोर्स हैज़ बीन काइंड। और ये देखिए कि इतना घूमना अगर अपने दम पे बंदे को करना पड़े तो बहुत खर्च होगा। एंड हेयर आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट दैट वी गॉट टू सी ऑल दिस एज ए पार्ट ऑफ माई सर्विस और एज ए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। वन थिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इज़ कि एक आपने कारगिल में एक्चुअली उस ऑपरेशन का आप पार्ट थे।
तो कारगिल में जैसे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने हाई माउंटेन्स पे ऑक्यूपेशन किया, उसके बाद आर्मी का तो रोल था ही, साथ में एयरफोर्स का एक मेजर रोल रहा। उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स करके उनकी जो पोजीशंस थी उनको वीक किया ताकि आर्मी को भी सपोर्ट मिल सके। तो उसके बारे में जो ऑपरेशन था, किस तरह से वो प्लानिंग हुई, किस तरह से हमने पाकिस्तानीज़ को रिटेलिएट करने पर आई मीन मजबूर किया, वो सब चीज़ें कैसे कैसे आप देखते हैं उन सबको? नहीं देखिए बहुत क्लोज़ है मेरे हार्ट के। मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है इसके बारे में और बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। तो जो मैं पर्सपेक्टिव लाता हूँ इसके बारे में बिकॉज़ मैं था वहाँ पे फ्लाइट कमांडर था 51 स्क्वाड्रन में जो रेज़िडेंट स्क्वाड्रन थी, वहाँ पे श्रीनगर में जब ये शुरू हुआ कारगिल का युद्ध कह सकते हैं आप। तो बड़ा आराम से इनॉक्यूअसली हुआ, कुछ पता नहीं था इसके बारे में कि क्या होने वाला है। एक्चुअली जैसे लोग बोलते हैं कि इट केम एज़ अ सरप्राइज़, इट वाज़ एक्चुअली सो कि हम श्रीनगर में नॉर्मल डे था। और इसको एक एक स्टोरी के हिसाब से बयान करें तो बहुत सी फ़िल्में भी लोगों ने बनाई हैं इसके ऊपर, पर थोड़ा कमर्शियल एंगल आ जाता है। बट एक्चुअली जब हम इसके थ्रू गुज़र रहे थे, तो बहुत ही एक हार्ड काइंड ऑफ ऑपरेशन था, इतना ईज़ी नहीं था। बाद में इसको आप ग्लैमरस करके दिखा सकते हैं, पर व्हेन यू आर लिविंग थ्रू दोज़ डेज़, अनसर्टेनिटीज़, यू आर पीपल आर डाइंग, पीपल यू आर लूज़िंग फ्रेंड्स, सो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट दौर जिसको बोलते हैं। पर वो क्या हुआ कि जैसे पता नहीं था कि इंट्रूजन्स हो चुकी हैं, वो पता चला आर्मी को, फिर उन्हें लगा कि थोड़ी देर में शायद हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे। पर फिर वो धीरे-धीरे नहीं, जब उसका पता लगा कि कितना अंदाज़ा किलोमीटर्स के हिसाब से जो पीक्स थी ऑक्यूपाई हो चुकी थी, और वो लोग तो बोल रहे थे, देखो पाकिस्तान ने तो बिल्कुल आखिर तक इसका ज़िम्मेदारी नहीं ली कि हमारे लोग थे। वो बोल रहे थे कि आपके ही लोग हैं, जो गुमराह कह लो या आपके ही लोग हैं रिबेल्स। जो, हाँ, दे डिडंट इवन कॉल देम टेररिस्ट, रेबेल्स और समथिंग, कि उन्होंने आपके खिलाफ वो ऑक्यूपाई कर ली है जगह। सो अभी क्या है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो अपनी ही टेरिटरी में, ओके, और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। ना आर्मी करेगी, ना एयरफोर्स करेगी, कोई एयरक्राफ्ट क्रॉस नहीं करेगा। अब ये ऐसा होता है कि आपकी जो रीच है, जो एयरफोर्स जिसके लिए आप बनाए गए हो, जो आपके कॉनऑप्स होते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, वो एक दूसरी किस्म की लड़ाई के लिए बनाए जाते हैं कि आप इतना अंदर तक मार कर सकते हो, आप ये वेपन लेके जा सकते हो। आपको कोलैटरल का डर तो होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे आप देखिए ना, इज़राइल हमास में जो चल रहा है, आप डेली पढ़ते हैं कि कोलैटरल उसमें साथ में कौन जा रहा है। आप दुश्मन के इलाके में जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक डिफरेंट बॉल गेम है। पर अभी क्या है कि आप अपने ही घर में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके घर में, जैसे आप नॉर्मल अंदाज़ा कीजिए कि आप एक फैमिली में हैं, आपका घर है और आपके घर में चोर घुसा है, आपके बच्चे भी हैं वहाँ पे, आपके भाई-बहन हैं, आपके सब कुछ हैं, तो आपकी कितनी फ्रीडम हो सकती है, वही जो आपका पोटेंशियल है। आपके पास गन भी है, आपके पास तलवार है, आपके पास सब कुछ है। वो अगर आपकी लेट्स से मोहल्ले में किसी दूसरे घर के साथ लड़ाई हो जाती है, तो जैसे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शायद अपने घर में वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्ट। आपको हमेशा डर रहेगा कि हमारे लोग ना इसकी लपेट में आ जाएँ। और वो क्यों डर था, अब वो टेक्निकलिटीज़ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पर वो उस समय जब एयरफ़ोर्स को फिर इन्वॉल्व किया गया, इसीलिए शुरू में हालाँकि ये क्लियर था कि हेलीकॉप्टर्स इतने कामयाब नहीं रहेंगे, क्योंकि उस जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर से उतनी ऊँचाई के लिए नहीं बने थे। तो उसके लिए जब एयरफ़ोर्स ने मना भी किया एक बार कि ये बहुत ऑप्टिमम वेपन नहीं है, पर जो ट्राई सर्विसेज़ की प्रेशर्स होते हैं, जो उसके हिसाब से जब हमने हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व किए, तो फिर हमने देखा कि वी हैड लिटिल सेटबैक देयर, आर्मी के भी हेलीकॉप्टर का और हमारा अपना एक हेलीकॉप्टर भी लॉस्ट, ओके। एंड इमीडिएटली एज़ द वॉर बिगेन वी लॉस्ट 2 फाइटर्स आल्सो। आपने सुना होगा एक 2 एयरक्राफ्ट, एक हमारे या फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता तब जो वापस आ गए, और एक स्क्वाड्रन लीडर हुजा थे जो नहीं आ सके वापस, राइट? तो उसके कारण फिर एयरफोर्स को एकदम से सोचना पड़ा कि कैसे इसको टैकल किया जाए। बहुत सी प्लानिंग चेंज हुई।
अब इनिशियली क्या किया हमने कि हमने मिग-21, मिग-23, मिग-27 ये एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व किए, मिग-29 एयर डिफेंस के लिए किया। तो तब ये मिराज 2000 वगैरह जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट थे वो नहीं लेके आए शुरू में गेम में कि शायद इससे काम हो जाएगा। पर फिर इन एयरक्राफ्ट की लिमिटेशंस थी, इनके जो वेपन सिस्टम्स थे वो उतने कामयाब नहीं साबित हो रहे थे क्योंकि प्रिसीशन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं थी। प्रिसीशन स्ट्राइक होता है कि आप बिल्कुल जहाँ चाहें वहीं पे बॉम्ब गिरा सकते हैं। और दूसरा जो मसला था कि आपको एक्यूरेटली बॉम्ब गिराना है और बहुत दूर से गिराना है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चला शुरू में कि उनके पास ये जो एयर डिफेंस क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं, जिसको बोलते हैं कि जैसे स्टिंगर क्लास मिसाइल्स हैं, राइट? तो वो क्या है कि फायर एंड फॉरगेट टाइप होती हैं, इंफ्रारेड सीक करती हैं। आप उसको एयरक्राफ्ट की ओर जहां आपको लग रहा है कि जिधर से आ रहा है उधर आप छोड़ दीजिए, तो वो एयरक्राफ्ट के हीट सोर्स को लॉक ऑन करके और उसको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी पर रेंज रहती है, अप टू सर्टन रेंज दे आर इफेक्टिव। तो हमें अब क्या करना था कि उस रेंज से ऊपर रह के और एक्यूरेटली टारगेट करना था। अब क्यों एक्यूरेटली करना था, आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि एक हिल है, एक क्लाइंबिंग फीचर है ऐसे। इस तरफ आपके अपने लोग हैं और आपको है कि भाई आपने एलओसी क्रॉस नहीं करना। एलओसी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीक के ऊपर था, 5-7 किलोमीटर का फासला रहता है और दूसरी तरफ ढलान है। तो लेट्स से अगर मैं ये अवॉइड करना चाहता हूँ कि मेरे को दूसरी तरफ नहीं गिराना है बॉम्ब, तो एरर अगर आप करते हैं, अब जैसे हम बोलते हैं ना, एरर ऑन द पॉजिटिव साइड, कि भाई आप उधर नहीं गिराना है। पर दूसरी तरफ क्या है, एरर का मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि इस तरफ आपके अपने अपने लोग लोग हैं। हो गए। सो इसमें क्या, प्लेन ग्राउंड है, जैसे हम बैठे हैं ये प्लेन ग्राउंड में। यहाँ पे क्या है कि अगर एक बॉम्ब लेट से 50 मीटर मिस करता है एक टारगेट से, तो वो 50 मीटर ही शॉट गिरेगा, करेक्ट, हॉरिजॉन्टली। पर अगर आप हिल पे हैं, तो हिल में हॉरिजॉन्टली अगर वो 50 मीटर मिस करता है, तो वो देखिए हिल तो नीचे आ रही है ना, वहाँ पे तो ग्राउंड लेवल नहीं है। तो वो शायद 1.5-2 किलोमीटर अंडरशूट कर सकता है। ओके। तो जहाँ के आपके अपने लोग हैं, तो फ्रेटरीसाइड का बहुत बड़ा मसला रहता है। इसलिए एक सिचुएशन आई कि भई इसको कैसे एक्यूरेटली टारगेट किया जाए। और दूसरा, हमने फिर अटैक जो थे वो नाइट में शिफ्ट किए, क्योंकि डे टाइम में साइटिंग एयरक्राफ्ट बिकम्स ईजी फॉर द एनिमी। जैसे मैं पीक पे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, किस तरफ फायर करना है। बट नाइट में वो फैसिलिटी नहीं रहती। नाइट में एयरक्राफ्ट डिटेक्ट सिर्फ रेडार वगैरह से या इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, बट विजुअली नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या आ रहा है, स्पेशली जब बहुत से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होगा किस पे फायर करना है, किस पे नहीं करना है। तो जब हमने नाइट स्विच किया, तो हम देख सकते थे कई बार लाइव जो मिसाइल्स हैं वो नीचे से फायर होती थी, और वो फिर कुछ कुछ हद तक जाके वो गिर जाती थी नीचे, क्योंकि जो फायर कर रहा है उनको उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट किस रेंज में है, पास है, दूर है। डे टाइम में अंदाज़ा लगाना आसान है। पर वो क्या है कि फिर एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ गई कि ये जो लेगेसी एयरक्राफ्ट थे, इनके वेपन सिस्टम्स जो थे इतने एडवांस नहीं थे। और ज़्यादा फिजिक्स में जाएं तो आपको दिखेगा कि जो कंडीशंस होती हैं जब आपका टारगेट ही ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। एक है कि मेरे पास जो सारी मेजरिंग इंडेक्स हैं कि मैं हाइट से इतना ऊपर है एयरक्राफ्ट और टारगेट भी उसी हाइट पे है। मतलब मेरा जो ऑल्टीट्यूड है और जो वेपन मैं कैरी कर रहा हूँ, टारगेट के ऊपर भी ऑल्टीट्यूड उतना ही है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पर अब मैं तो हूँ ग्राउंड के 9 किलोमीटर ऊपर या 8 किलोमीटर ऊपर, बट जो टारगेट है वो 4.5 किलोमीटर पे है। तो मेरा जो एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हाइट ऑफ फ्रॉम टारगेट। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन थी मैनुअल करने में। तो फिर क्या होता है, फिर हिट एंड ट्रायल होता है कि आप एक एक फार्मूला बना के जाइए, आप एक वेपन इंडेक्स बना के जाइए, आप उससे ट्राई कीजिए, फिर आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप देखिए कहाँ गिर रहे हैं बॉम्ब आपके, उसमें फिर करेक्शन कीजिए। तो ये लंबा काम चल रहा था। तो दैट इज़ व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड मिराज 2000 आए, जो ना एडवांस्ड लेज़र गाइडेड बॉम्ब की किट्स थी, वो फटाफट इंटीग्रेट की हमने। अब ये ना एलजीबी भी बहुत कॉस्टली होते थे, जो अमेरिकन किट्स थी पेववे की, बहुत कॉस्टली थी।
तो हमने क्या किया, देखिए इनोवेशन जो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके, बिल्कुल सही बैठती है कि हमारे जो डम बॉम्ब्स थे उन पे प्रिसिशन किट्स लगवा के एक सिस्टम को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके बहुत मेहनत की। हमारे जो टेस्ट पायलट्स थे उन्होंने बहुत फटाफट ट्रायल किए और सारे ट्रायल ग्वालियर में हो रहे थे। वहाँ से वो ग्वालियर में इनको इकट्ठा करते थे, लाइक फार्मूला सेट करते थे, फिर उसकी टेस्टिंग करते थे हम पोखरान में जाके। तो वहाँ से रिजल्ट लेके आई मीन कितना लगा, उधर लड़ाई लग रही है। लाइक ये कोई तैयारी नहीं है कि हाँ, आप किसी फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। वॉर इज़ ऑलरेडी ऑन, और उसके बीच में आप ये इंडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी। पर फिर भी जब ये कामयाबी हुई तो फिर बहुत बहुत हद तक कामयाब रहे। और वही कारण था कि ये जो बंकर्स थे जिनमें वो बिल्कुल बैठे हुए थे, बहुत कैजुअलिटीज़ हो रही थी आर्मी की, बिकॉज कहते हैं कि जो आपकी रेशो है ना, असॉल्ट की रेशो, अगर आप प्लेन्स में असॉल्ट कर रहे हैं तो आपकी रेशो तकरीबन 1:3 चाहिए, पर अगर आप हिल्स में कर रहे हैं तो ये 1:9 तक हो जाती तो ऑफेंसिव पार्टी है जैसे इंडिया थी, तो उसको 3 टाइम्स ज़्यादा फोर्स है चाहिए अगर प्लेन्स में हैं तो। प्लेन्स में। क्योंकि जो डिफेंड कर रहा है वो तो डिफेंड कर रहा है, बैठा है, आपको एडवांस करना है, आपको ऑक्यूपाई करना है। तो एक जनरल फिगर है कि भाई 1:3 रेशो प्लेन्स में ऑफेंसिव के लिए ऑप्टिमम है। पर अगर आप हिल माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो ये रेशो 1:9 1:10 हो जाती है, क्योंकि एक तो आप वैसे धवा नहीं बोल सकते जैसे आप प्लेन्स में बोलते हैं, आपकी वो पाथ्स वैसे नहीं बने हैं। तो और आपको, और बड़ी बात यह है कि देखिए जितनी तैयारी होती है ना तकरीबन दुश्मन के इलाके के लिए होती है। अब बड़ी वेरी रेयरली यू प्रैक्टिस और कि भाई यू विल हैव टू फाइट इन योर ओन टेरिटरी ओनली विदाउट गोइंग इनटू एनिमी टेरिटरी। नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन है एयरफोर्स का वेरी डिफरेंट होता। हमें वो बंकर बुंकर इंडिविजुअली टेक ओवर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। टेक ओवर मीन्स टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी लॉजिस्टिक्स हब हैं, आप उनके चोक पॉइंट्स हैं, आप जहाँ से सप्लाईज आ रही हैं आप वहाँ पे अटैक कीजिए, जस्ट चोक देम ऑफ। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अगर ऑपरेशन। परमिशन होती कि पाकिस्तान में अगर जाके हम परमिशन कर होती सकें, कि जा सकते, ठीक है। तो कारगिल उतना लंबा ना चलता। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर कोई जैसे आप बोल रहे हैं यंगस्टर्स के लिए प्रोग्राम है, अगर कोई बहुत रिसर्च करता है और वो बोले कि अरे भाई एक 2 महीने की लड़ाई कारगिल की और उसमें हमारे इतने बॉम्ब, इतना एयरक्राफ्ट, इतनी सॉटीज, इतना ये हो गया, तो भाई अब हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी पड़े या चाइना के साथ करनी पड़े तो भाई ये तो फिर मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी जिसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आपके हाथ पीछे बांध के, एक हाथ पीछे बांध के कोई आपको बोले कि फाइट करो, और या आपने लेट्स से आप आपने लड़ाई के लिए एक बहुत लंबी तलवार या लंबा भाला खरीदा, भाला समझते हैं आप, स्पीयर आपने खरीदा, उसकी टिप बड़ी शार्प है बहुत, एंड यू यू थिंक यू कैन हैंडल 6 to 8 फीट स्पीयर, तो आपकी रीच 6 to 8 फीट हो गई। पर अब आपको कोई बोलता है कि आप इसको 6 फुट पीछे से नहीं पकड़ सकते, आप इसको सिर्फ 1 फुट आगे से पकड़िए, तो उसका जो पीछे 5 फुट है वो वेस्ट है। तो अभी वो आप देखिए उस स्पीयर की क्या कैपेबिलिटी रह जाती है। तो वो ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अदरवाइज अगर यही टारगेट्स एनिमी टेरिटरी में होते और इतना कोलैटरल का इशू नहीं होता, या कुछ सिलेक्टिव टारगेट्स सिलेक्ट कर सकते, तो डेफिनेटली कैजुअलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप कंट्रोल कर सकते हो। टाइम का मैं नहीं कह सकता कितना लगता, पर कैजुअलिटीज डेफिनेटली कम होती। पर ये जो डिसीजन था, सम पीपल टेक इट कंट्रोवर्शियल आल्सो कि क्यों नहीं बोला जाने के लिए, क्या नहीं हुआ। बट आई थिंक हायर लेवल डिसीजन था, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सनली, क्योंकि वी डोंट नो कि व्हाट शेप इट वुड हैव टेकन, कहाँ कहाँ खुल जाते बॉर्डर्स, क्या हो जाता है ऐसा। ये इट्स नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक और बीइंग डिफेंसिव अबाउट इट, इट इज़ ए लार्जर geopolitic or geopolitical decision which the government of the day took, and I am proud to say that we abided by it and achieved whatever we were required to achieve. I mean there is lot more which happened, 24/7 operations। आपने श्रीनगर का माहौल देखना था, जैसे है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जो गवर्नमेंट हाँ, की, पूरा देश था आपके साथ। हाँ, आई रिमेंबर, आई मीन Yeah. वी ऑल्सो, आई थिंक आई वाज इन स्कूल देन, तो हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करते थे कारगिल सर्वाइवर्स के लिए, कारगिल की फोर्सेस के लिए भी, व्हाटएवर वी कुड।
तो आई थिंक ये पूरे देश में एक माहौल था कि ऐसा सबको फ़ील हो रहा था कि हम भी लड़ाई का हम भी पार्ट लड़े। हैं और हमें भी कुछ करना है बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वो है। देखिए, आप जैसे आपने बोला स्कूल में, अब अगर हम 71 वार की सोचें तो मैं बहुत छोटा था, 9 इयर्स ओल्ड, एंड हमारा जो मेरा गाँव है बिल्कुल बॉर्डर के पास है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 20 किलोमीटर है बॉर्डर से। तो जब लड़ाई शुरू हुई, खेमकरन बॉर्डर है वो, तो बहुत फौज थी, और उनके लंगर, और वेरी प्राउडली आई से कि किसी भी आर्मी यूनिट के लंगर में खाना नहीं बनता था। हमारे जो विलेजर्स थे, ट्रॉलीज की ट्रॉलीज फूड भर के, और इतना ज़्यादा खाना जाता था। मैं खुद उसमें वेरी एक्साइटेडली आई हैव गॉन इन वन ऑफ द ट्रिप्स टू सप्लाई फूड टू दो प्लेसेस, कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई बहुत है, रखने की जगह नहीं है। आई मीन ऐसा एक जज्बा जाग जाता है। और फिर कारगिल में तो मैंने महसूस किया, जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने आपके जिनसे मिलने के लिए शायद लोगों को महीने लग जाते हैं, दे वर ऑल देयर to boost your morale, and I have experienced those moments personally. You name a celebrity of that time, they were there. Okay, and we personally got to meet everyone. So it takes time. They also realized कि भाई ऐसा करना चाहिए, और बहुत मोरल, जो मोरल बूस्टिंग एक्सरसाइजेस कह लो, या जो भी था, वो माहौल था। हाँ सर, मतलब आर्म्ड फोर्सेस से लोग वैसे भी कनेक्ट करते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। आई थिंक ऐसे टाइम में और यूनिटी बढ़ जाती है और एटलीस्ट सामने आ जाती है लोगों की ना। बिल्कुल। एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि एक तो प्लेन्स की लड़ाई हो गई, एनिमी टेरिटरी पे एक फाइट हो गई। एक जो माउंटेन वॉरफेयर था कारगिल के टाइम पर, इसमें जो फाइटर जेट्स डिफरेंट टाइप के थे, आप उसको थोड़ा-सा बताएँगे किस टाइप के फाइटर जेट्स हमारे पास थे? और उनको माउंटेनियस रीजन में फ्लाई करने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती थी? देखिए, उस वक़्त जैसे मैंने बोला, हमारे पास मिग 21 थे, मिग 23 थे, मिग 27 थे, मिग 29 थे, और ये मिराज 2000 और जैगुआर्स। ओके? अब इसमें जो जैगुआर है प्रेडोमिनेंटली ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, वो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट नहीं है। जो मिग 21 हैं वो मल्टी रोल है, उसमें भी तकरीबन एक रेकी वर्जन था, रिकॉनेसेंस वर्जन, जो सिर्फ देखता था कि क्या कहाँ पे है। ओके? और ये जो मिग 23, मिग 27 हैं, ये एसेंशियली ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इनमें एयर डिफेंस का पोटेंशियल बहुत कम है, तो ग्राउंड अटैक मतलब कि वो ये सरफेस टू एयर बॉम्ब फेंक सकते हैं। ठीक है? ये जैसे डॉग फाइट में नहीं उलझ सकते। इनका, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे है, हैवी है, बहुत फ्यूल होता है, अच्छा, फ्लाई करते हुए ग्राउंड के टारगेट पर ही अटैक कर सकते अटैक हैं, करते बट हैं। कोई और एनिमी एयरक्राफ्ट आ जाए तो ये नहीं तो लड़ सकते। लिमिटेड कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते, बट कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इतना मैन्यूवर नहीं कर सकते। ओके। वो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन ऐसे है। तो इनको क्या चाहिए कि एयर डिफेंस एस्कॉर्ट्स चाहिए, जो हमारे मिग 21 बिस था तब, जो मैं फ्लाई कर रहा था। ओके? वो स्कॉट्स फ्लाई करते थे और एयर डिफेंस कवर देते थे। ऐसे ही मिग 29 से एयर डिफेंस कवर देते थे, और ये मिराज 2000 थे जो एयर डिफेंस कवर देते थे, राइट? तो ये मिराज 2000 मल्टी रोल था, मतलब एयर डिफेंस कवर देते थे फॉर वेरी लॉन्ग रेंज को देखने के लिए, कि ये देख सकते थे इनटू एनिमी टेरिटरी अपने एयरबोर्न रडार से, कि उधर से कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, कोई कुछ तो नहीं आ रहा। जो मिग 21 के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, बट इसको था कि कोई सामने आ जाए या इसको प्रोटेक्ट कर सकता था विद एयर टू एयर मिसाइल्स। ओके? प्रॉब्लम क्या थी कि उन हाइट्स पे, जैसे मैंने अभी बताया, कि आपको अब फ्लाई करना था, जो 5 किलोमीटर पे या 4.5 किलोमीटर पे एक इंट्रूडर बैठा है, और ये एयर डिफेंस वेपन लेके, क्विक रिएक्शन वाला, जो कि 3 किलोमीटर तक मार कर सकता है, तो आपको 7.5-8 किलोमीटर से ऊपर फ्लाई करना है। अब जब ये एयरक्राफ्ट जो मिग 21 क्लास थे, जब इसको 8-9 किलोमीटर पे फ्लाई करना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उतना दम नहीं था एयरक्राफ्ट में कि वहाँ पे वो सस्टेन फ्लाई कर सके, फिर मैनूवर भी कर सके। तो हमारा क्या था कि वो बहुत एक फाइन कैलकुलेशन रखनी पड़ती थी। फिर इंजन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, जैसे जितना जितना आप ऊपर जाते हैं, एयर डेंसिटी कम होती जाती है। तो एयर डेंसिटी कम होने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपका इंजन है, उसको इतना ज़्यादा वो एयर फ्लो नहीं मिल रहा जिससे वो उतना फ्यूल बर्न कर सके, तो आपकी थ्रस्ट कम होती जाती है। ओके? और दूसरा, आपके एरोडायनामिक सर्विसेज हैं जो, वो उतनी लिफ्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसकी उतनी लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनको डबल द स्पीड जाना पड़ता है। ओके। अब ये देखिए कि अगर जितना जो एरोडायनामिक्स लोड में है सी लेवल पे,
500 किलोमीटर पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे, वो सेम चीज़ 40,000 फुट पे डबल स्पीड पे जाना पड़ेगा मेरे को, 1,000 किलोमीटर जाना पड़ेगा स्पीड पे, उतने ही एरोडायनामिक लोड प्रोड्यूस करने के लिए। एरोडायनेमिक लोड प्रोड्यूस करना मतलब लिफ्ट करना? लिफ्ट करना, ये ना उसकी लिफ्टिंग सरफेस, देखिए एक एयरक्राफ्ट सस्टेन कैसे रहता है, एयरक्राफ्ट जब हवा में उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, थ्रस्ट तो है उसको आगे की तरफ खींच रही है, पर उसको वहाँ एयरबोर्न कौन रख रहा है, वो एयरबोर्न रखने के लिए आपके जो सर्फेसेज हैं वो लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। यू नो देयर इज लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है आपके विंग के ऊपर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है विंग के नीचे, तो वो इसी लिए उसका केम्बर, उसकी एरोफाइल ऐसे बनाई जाती है, राइट। और अब उसके लिए एयर फ्लो चाहिए आगे से, और सब्सटेंशियल एयर फ्लो चाहिए जितनी आपको लिफ्ट चाहिए। तो सी लेवल पे क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यू नो, एयर की? इसकी एटमॉस्फेयर की, एयर की। तो आप थोड़ा भी जाएंगे, जितनी स्पीड 500 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको काफ़ी एयर फ्लो मिल जाता है उतनी लोड प्रोड्यूस करने के लिए। पर अगर आप 40,000 फुट पे जाते हैं तो जो एयर की डेंसिटी है ना, नॉर्मल फार्मूला के हिसाब से 1/4 रह जाती है, और जो लिफ्ट का फार्मूला है वो उसको आप लगाएंगे तो अंडर रूट ऑफ दैट, मतलब उसकी ट्वाइस द स्पीड यू नीड टू प्रोड्यूस द सेम एरोडायनामिक। पर उससे उसका फिर असर क्या होता है, आप देखिए आपकी मनूवरेबिलिटी, अगर आप भाग रहे हैं एक अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे, ओके, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, लेट्स से एक ऑप्टिमम स्पीड जिस पे आप करतब दिखा सकते हैं, you know, you can turn right, you can turn on the spot, you can do so many things, but now I tell you, make your speed double, it is going to be problem. Yeah. Because your turn radius is going to be very high, your rate of turn is going to be very small, very large, okay. You know, rate of turn will be very low and radius of turn will be very large, okay. आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपकी मनूवरेबिलिटी उतनी ज़्यादा, यू नो, आपको जो बहुत ज़्यादा जी फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसको एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो क्या है, कहने को तो जैसे मैंने बोल दिया कि भाई आपको डबल द स्पीड जाना पड़ेगा, पर वो डबल स्पीड प्रोड्यूस करने के लिए फिर थ्रस्ट भी चाहिए ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये सारे इश्यूज आ रहे थे माउंटेन वॉरफेयर में जो आते हैं। पर अभी जो केपेबल एयरक्राफ्ट हैं, जैसे मिराज 2000 हो गए, Su-30 हो गए, यू नो, अपने पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट अभी, ओके, और रफेल हो गए, दे आर नॉट दैट, दे आर इम्यून टू एवरी ऑल्टीट्यूड विल अफेक्ट अल्टीमेटली एवरी एयरक्राफ्ट। तो जो MiG-21 7 किलोमीटर पे एक्सपीरियंस कर रहा था, Su-30 11 किलोमीटर पे एक्सपीरियंस करेगा या 12 पे करेगा, ओके। बट कहीं ना कहीं आप उड़ते जाएंगे तो वो करता जाएगा, क्योंकि इसीलिए बियॉन्ड ए पॉइंट देयर इज नो एयरक्राफ्ट प्रेजेंस, देयर इज नो एयरक्राफ्ट व्हिच फ्लाइज एट 40 किलोमीटर्स और 35 किलोमीटर, यू नो, फिर वो हम नियर स्पेस में एंटर करना शुरू कर देते। सो ये जो इश्यूज थे माउंटेन वॉरफेयर में आ रहे थे, और जो फायरिंग एक्यूरेसी मैंने आपको बताया, यू नो, बट स्लोली विद दोज प्रिसीशन विच दोज, यू नो, सर्टन गाइडेंस किट्स एटसेट्रा, वी कुड डेवलप a SOP where you could drop the bombs almost blindly। और ये ना एक नॉर्मल होता है, इंटरेस्टिंग बात है कि अपना आरटी होती है, रेडियो टेलीफोनी, जो बातचीत करते हैं, यू नो, सब लोग करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं इंटेलिजेंस के लिए। तो उसमें कई बार ऐसे इंटरसेप्ट आते थे कि ये अब ये जो लोग बैठे थे पीक पे इंट्रूड करके, इन्होंने पहले तो शायद सोचा नहीं होगा कि इंडिया का रिस्पॉन्स इस तरह से आ गया। देखिए उसका मसला क्या, उनका उद्देश्य क्या था वहाँ बैठने का, कि दे वांटेड टू डोमिनेट दैट हाईवे, श्रीनगर ले हाईवे। उनके दिमाग में वो सियाचिन का बदला लेना था, समहाउ दे लॉस्ट सियाचिन, ओके, कि किसी तरह अगर सप्लाईज कट कर दी जाएं, यू नो, टुवर्ड्स सियाचिन, देन प्रोबेबली यू कैन रीटेक इट, ओके, टेक इट बैक। तो अब ये पीक्स में बैठ के दे कुड मॉनिटर द एंटायर हाईवे एंड दे कुड डिसरप्ट दैट। पर इनको पता नहीं था कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आ जाएगा और एयर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या कि लगातार बुलाते थे अपने लोगों के कि भाई आप क्यों नहीं एयरफोर्स भेज रहे, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। और एक ऐसी इंटरसेप्ट हुई थी, जैसे वो बोलते हैं उर्दू में, उन्होंने बोला, अरे भाई आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बादलों में से क़यामत बरस रही है। ओके, सो यू इमेजिन व्हेन इट्स ओवरकास्ट, यू नो, आपको कुछ नहीं दिख रहा और आपके ऊपर 500-600 फुट के ऊपर अगर बादल हैं
तो आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, क्यों ना आपके ऊपर एक कोई छत है, मेरे को कोई देख नहीं रहा शायद, दैट इज़ अ फीलिंग यू हैव। करेक्ट। हम अब छत के नीचे बैठे हैं, हाँ, हमें ये फीलिंग है कि भाई हमें कोई देख नहीं रहा, और अब हम बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए ये छत में से एकदम से कोई बॉम्ब निकल के गिर जाता है, यू नो यू आर सडनली सरप्राइज कि ये क्या हो गया। तो वो जब बादलों में से ये लाइक यू नो दैट बॉम्ब यूज्ड टू कम फ्रॉम टॉप रिलीज, दैट इट विल जस्ट पेनिट्रेट एंड फॉल ओवर, सो दे वुड बी टेकन अबैक एंड देयर एक्सप्रेशन के अरे जनाब यहाँ तो बादलों में से क़यामत बरस रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं, द डेस्परेशन यू नो एट सर्टेन। एंड आई थिंक स्लोली स्लोली दे जस्ट लॉस्ट विल टू फाइट, के क्यों कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, कैपेबिलिटी भी खत्म होगी, और हमारा रिस्पॉन्स फिर वो जैसे मोमेंटम बढ़ा और सारे ही यू नो एक सिनर्जी के साथ जो ऑपरेशन हुआ, तो फिर उसके खिलाफ कुछ था नहीं चाह रहा। आई मीन यू नो यू नीड ए नेशन टू फाइट ए नेशन ऑफ, या इट डजंट वर्क अदरवाइज। सर इसमें आई थिंक एक तो कैपेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट हो गई जो आपने बोला, हमने टेस्ट किया उस टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉम्ब्स एंड ऑल, व्हिच वी वर नॉट नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड बट नॉट एंटिसिपेटिंग कि हाँ हमें अपनी टेरिटरी में ऐसे करना पड़ेगा। एक जो हमारा बिगेस्ट एसेट है वो हमारे सोल्जर्स हैं। तो जो हमारे पायलट्स थे उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि आई थिंक ऐसी रेगुलर एक्सरसाइजेज भी नहीं होती होंगी, इतने ऑल्टीट्यूड पे फाइट करना, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉम्ब्स के साथ, आई मीन क्विक ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड हुई होगी। तो उनके लिए कितना टफ था ऐसे फिजिकली एंड मेंटली टू टू टेक पार्ट इन दिस वॉर। या यू नो टफ था, टफ था, जैसे मैंने बताया टू गेट इन टू दैट मोड, बट ऐसा कुछ मेंटली वो इशू नहीं था, यू नो बिकॉज आई वाज देयर माई सेल्फ, एंड हम सब इकट्ठे थे, यू नो सुबह जाते थे, रात को नाइट फ्लाइंग भी होती थी 24/7, आप वो एयर डिफेंस ड्यूटी पे हो, ओके, वो माहौल अलग था। तो मेंटल चैलेंजेस तो कोई नहीं थे, बट येस ट्रेनिंग चैलेंजेस डेफिनेटली थे, बिकॉज शुरू शुरू में लाइक यू नो जैसे एयर वॉर स्टार्ट हुई हमारे सेटबैक हुए, 2 फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस हो गए, 1 पायलट वी लॉस्ट, यू नो he did not come back, okay, then 1 helicopter got shot down, we lost air warriors in that, okay। So उसके बाद में जब ये ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई कैसे लड़ा जाए, कैसे किया जाए, तो वो उसको अडॉप्ट करने में डेफिनेटली चैलेंजेस आए, बट मैंने देखा है कि यू नो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब वो करना था, जब टारगेट सामने आ गया, जब पता है कि क्या करना है, तो फिर कोई इतना इशू नहीं हुआ। इशू हुए शुरू-शुरू में, हम हाई ऑल्टीट्यूड रेंजेस हैं हमारी, वहाँ पे जाके क्विकली प्रैक्टिस करते थे, जैसे मैंने बताया कि फटाफट पता करो कैसे कहाँ से ड्रॉप करें, बॉम्ब कहाँ गिरता है, क्या होता है। तो वो जब एडॉप्टेशन आ गई एक बार और जब फिर मोमेंटम पकड़ा, तो फिर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक इनिशियली। बट सोल्जर या पायलट की क्वालिटी जो है हमारा, यू नो वी आर प्राउड ऑफ आवर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, वी रियली ट्रेन वेरी हार्ड। तो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं अभी, अगर मैं एक एनालॉजी देना चाहूँ आपको, आप देखिए कि कितनी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं फॉरेन एयर फोर्सेस के साथ। तो अगर यू नो यूनाइटेड स्टेट्स से लेके ऑल यू नो फुल हफ्ता नेटो, और यू नो इवन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यू नेम द कंट्री, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, ओके। नाउ ऑल दीज countries like UK or you know France or United States won't waste their resources coming all the way etc if they were not going to gain any value out of your experience। I mean you आप भी हैं, आप जो भी गेम खेलते हैं, you like to play with somebody matching your या capability, you know you won't enjoy playing a game, I mean you may play with a child just to please him, but you won't you know enjoy uh, doing that professionally। तो ये लोग प्रोफेशनली हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बड़ी मज़े की बात है, अगर आप वे बैक जाएँ 1932 में, 1932 में एयरफोर्स यू नो वाज फाउंडेड, हमारी एयरफोर्स। और हम उसके पहले भी हमारे लोग जाते थे रॉयल एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करने, यू नो क्योंकि हम तो थे ही इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। करेक्ट। इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, यू नो अंग्रेज़ों का राज था। तो जब एयरफोर्स बननी शुरू हुई तो बोला कि भाई कहाँ ट्रेनिंग करें, तो आरएफ के साथ करने जाते थे, और उनको यकीन नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पे जैसे हम लोग थे, या उनको परसेप्शन थी कि कैसे इनका इंटेलेक्ट है या क्या है, 200 साल से गुलाम थे हम, राइट। तो उनको लगता नहीं था कि एयरक्राफ्ट उड़ा सके। तो जब हमारे पायलट्स ने एयरक्राफ्ट फ्लाई करना शुरू किया, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि ये लोग एक एयर बेस पे हमारे एयरक्राफ्ट के साथ ना रेड स्ट्रीमर्स बांध देते थे, ओके, स्लो एयरक्राफ्ट होते थे तब, ओके। तो वो रेड स्ट्रीमर से कि भाई दूर से दिखें आपको कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का
पायलट इंडियन इंडियन चला रहा है। इंडियन चला रहा है कि भाई बी केयरफुल। एग्जैक्टली जैसे आजकल वो लर्नर लाइसेंस के पीछे एल नहीं लगा देते हैं हम, है ना, हाँ, हाँ, ताकि आसपास जो देख रहा है उसको लगे कि यार थोड़ा सा बच के इससे बच के रहना, ये कभी भी लेफ्ट राइट हो सकता है या कुछ हो सकता है, वो वही आइडिया होता है। तो वो एग्जैक्टली सेम वे वो लगा देते हैं। और वो दिन है और आज का दिन व्हेन दीज पीपल आर डाइंग टू डू एक्सरसाइज, स्लॉट्स नहीं मिलते। आई मीन वी आर इंडियन एयरफोर्स जस्ट हैज टू से कि भाई वी वांट टू होल्ड एक्सरसाइज हेयर। अभी पीछे जोधपुर में कितने 29 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेटेड इन बिटवीन सलूर एंड जोधपुर in various capacities. Some people, most of the air forces got their aircraft there. Otherwise observers भेजे लोगों ने, सब कुछ किया। और ये लोग ये सब ऐसा नहीं करेंगे अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है और हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग वैसी नहीं है। और मैंने ये पर्सनली विटनेस किया है। जब मैं लंदन में था, हमने एक इंद्रधनुष करके एक्सरसाइज कराई थी, जहाँ हमारी एक Su-30 की स्क्वाड्रन गई वहाँ पे और उनके टाइफून्स के साथ एक्सरसाइज हुई। और मैं खुद बैठ के ब्रीफिंग डीब्रीफिंग अटेंड करता था उनकी। एंड इट वाज ए प्लेजर टू वॉच व्हेन आफ्टर ए सॉर्टी दैट हाउ योर पायलट्स हैड परफॉर्म्ड। सो दैट वे वी हैव वेरी गुड ट्रेनिंग स्टैंड। तो सर वी कैन थिंक कि कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, मे बी यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी कहीं पर टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, द काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट्स दैट दे हैव, वो इंडिया से बेटर भले ही हों, बट हमारे जो पायलट्स हैं वो एट पार या बेटर ही हैं इनसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम भी ट्रेनिंग एडवांस एयरक्राफ्ट पे ही कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट भी वही है। हम कोई बिल्कुल कैसे मैं बताऊं कि बिल्कुल कोई घटिया एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे। हम भी हमारे पिलाटस इज वन ऑफ द गुड एयरक्राफ्ट, उस पे बेसिक ट्रेनिंग होती है। हमारी हॉक्स हैं हमारे पास, फिर पीपल हॉक से डायरेक्ट जा रहे हैं। जैसे हम थे, मैंने भी मिराज 2000 फ्लाई किया है, पर MiG-21 के थ्रू होके जाना पड़ा, क्योंकि तब हॉक नहीं थे। अब हॉक्स आ गए हैं, हॉक से डायरेक्टली लोग एडवांस एयरक्राफ्ट पे। सो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड दैट वे आर वेरी वेरी गुड। बट एयरक्राफ्ट भी हैं हमारे पास कंपेरेबल, यस, होम ग्रोन नहीं है। हम LCA बना रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, एमका की बात हो रही है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। ओके, ये धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि जितना जोर अभी जैसे गवर्नमेंट दे रही है कि भी हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट वो भी दिन आ जाएगा जब हमारे पास होम ग्रोन एयरक्राफ्ट होंगे ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड्स। तो पायलट्स के ट्रेनिंग का तो कोई डाउट नहीं। तो थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे अभी एयरक्राफ्ट्स पे और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर पर। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि कभी-कभी हमने सुना है मूवीज़ में या न्यूज़ में कि किसी टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से अपना फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया। कभी जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड थे इसकी वजह से। तो ये सब जानने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स का पायलट जब निकलता है अपनी सॉर्टी पे या फिर किसी फ़ाइट के लिए, क्या उसके मन में कभी डर होता है? सी बिल्कुल डर नहीं होता, क्योंकि बहुत डिफरेंस है जो आप हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या मीडिया में पढ़ते हैं और जो हकीकत है। जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है उसको हकीकत मालूम है। ओके, वो मीडिया हाइप पे नहीं जाता है। मैं खुद पायलट रहा हूँ, हमारी स्क्वाड्रन में भी क्रैश होते रहे हैं, और दिस इज़ लाइव सिचुएशन। अब जो सब स्टैंडर्ड पार्ट है ना, ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज, जब भी कोई एयरक्राफ्ट को साइन करता है बंदा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू चेक दैट सिस्टम कि भी ये ठीक काम कर रहा है, उसकी पूरी पैरामीटर्स ठीक हैं, ये है वो है, सब कुछ होता है, ठीक है। पर क्या होता है कि ये मैकेनिकल चीज़ है। जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, वी डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन दैट एयरक्राफ्ट। आप ग्राउंड पे आप वो सिमुलेशन नहीं कर सकते दैट इन डिफरेंट सिचुएशन। कॉम्बिनेशन ऑफ पायलट का हैंडलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, देन एयरक्राफ्ट बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, एंड उस कॉम्बिनेशन में आके फेलियर्स होते हैं। हर एक चीज़ में फेलियर होते हैं। अब आई मीन किस में फेलियर नहीं होते? आप देखिए, सुनीता विलियम स्पेस में फंसी हुई हैं, हाँ। 1 हफ्ते के लिए गई थी, 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट। है ना? तो क्या है इसका मीन्स, इन दैट टेक्नोलॉजी कैन हैपन लाइक दैट, लीक कैन डेवलप, क्वालिटी। अब पीछे वो स्पेसशिप लैंड किया, स्टार लाइनर, वो बिल्कुल सेफ आके लैंड कर गया, करेक्ट? करेक्ट। उसमें आ सकती थी वो, पर फिर भी चांस नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि एक थ्रस्टर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए चांस नहीं लिया, करेक्ट? और वो हालांकि
बाद में बंदा सोचे कि यार इसमें आ जाती तो आ ही जाती, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर डाउट था कि शायद गलती हो सकती है। अगर इस चीज़ की एनालॉजी में ड्रॉ करूँ एयरफोर्स में, तो एग्जैक्टली सेम ही है। अगर कहीं छोटा सा भी डाउट होता है ना कि ये एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको जो टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, वो फ्लाई वर्दी डिक्लेयर नहीं करेगा। वो बिल्कुल सोच समझ के जो एयरक्राफ्ट है वही उड़ता है जो उड़ने के काबिल होता है। बट लाइक आई सेड, द प्रॉब्लम्स डू कम अप, सो एंड दे आर यू नो फार एंड फ्यू बिटवीन, एंड बहुत फ्लाइंग होती है एयरक्राफ्ट पे। आपको या दुनिया को पता चलता है उसी एयरक्राफ्ट के बारे में जो क्रैश हो जाता है। पर हज़ारों सॉर्टीज़ जाती हैं, वापस आती हैं, कितने लाख घंटे एयरफोर्स फ्लाई करती है, ओके, कितने पायलट्स हैं। तो वो एक रूटीन है, जो लाइफ है, जो फ्लाई करके जाना वापस आना एक नॉर्मल है, वो रूटीन है। जो एक्सीडेंट है वो एब्रेशन है। तो जो एब्रेशंस हैं कहीं भी कभी भी रूटीन को डिसरप्ट नहीं करती। आपकी भी एक रूटीन है, सुबह उठते हो, शाम को आपकी एक रूटीन है, उसमें एब्रेशंस आती हैं, बट यू डोंट चेंज योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट एब्रेशन। एब्रेशन इज एन एब्रेशन। एक्सीडेंट्स इन एयरफोर्स और एनीवेयर आर मोर ऑफ एब्रेशंस। और अगर हम रेट देखें तो आप 10,000 घंटे में 0.5 या 0.7 या ऐसे करके होता है। 20,000 घंटे फ्लाई करो तो एक एक्सीडेंट कहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट ए रूटीन। सो एब्रेशंस डोंट डिस्टर्ब। सर कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब आप एयरबॉर्न थे और वहाँ पर आपके जेट में कोई प्रॉब्लम आई, फाइटर जेट? तो कई बार अनसर्विसिबिलिटीज़ होती रहती हैं। जैसे कोई ऑयल प्रेशर का हो गया, कुछ और सिस्टम मॉल फंक्शन कर गया, उसके इमरजेंसी एक्शंस होते हैं। तो वो एक्शंस लेते हैं, तो उस एक्शन लेके आप आ जाते हैं। बहुत बार होती है इमरजेंसी, ओके, दैट यू अबॉर्ट द सॉर्टी एंड यू कम बैक एंड लैंड, ओके। सो वो उसके लिए आप ट्रेन किए जाते हो, आपको ट्रेनिंग होती है। जो हम बोलते हैं स्प्लिट सेकंड डिसीजन। स्प्लिट सेकंड डिसीजन देखिए तभी आता है, आप कोई गैम्बल नहीं कर रहे। जब आप बोलते हैं ना स्प्लिट सेकंड डिसीजन, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि भी आप इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। इट इज, इफ यू आर एबल टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजन, इट इज बिकॉज यू आर ट्रेन्ड। यू आर ओनली रिकॉलिंग योर मेमोरी। अब देखिए कंप्यूटर है, ठीक है ना, एक कंप्यूटर फास्ट है, एक कंप्यूटर स्लो है। क्या डिफरेंस है उसमें? स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड का डिफरेंस है, करेक्ट। वो प्रोसेस फास्ट कर सकता है जितनी आपने मेहनत की है उस पर। पर अगर उसमें वो डेटा ही नहीं है, आप ले ये सुपर कंप्यूटर, पर अगर आप नेट के साथ कनेक्ट ही नहीं करते, उसको गूगल के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या बताएगा आपको? कुछ नहीं बता सकता, नो, जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा दीजिए। तो इट नीड्स डेटाबेस। सो व्हाट इज द डेटाबेस? डेटाबेस इज द नॉलेज ऑन विच पायलट इज ट्रेन्ड। जैसे हमारे रूटीन सेशंस होते हैं सुबह ट्रेनिंग में, इमरजेंसी सेशंस होते हैं, जहाँ हमारे सीनियर लोग यंगस्टर्स को पूछते हैं, अच्छा ये हो जाए तो क्या करोगे, वो हो जाए तो क्या करोगे। बहुत ग्रिलिंग होती है। और आप जो एक्ट इमरजेंसीज हैं, जैसे आप टेक ऑफ करने लगे हो, आप सोचते हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो आपको टेक ऑफ अबॉर्ट करना है, बहुत कम टाइम है, तो वो आप रिहर्स करते हो कि ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे। तो इस हिसाब से यू ट्रेन योरसेल्फ। और मेरे साथ भी हुआ है, बड़ी बार हुआ है कि कुछ इमरजेंसी डेवलप होती है, बट यू टेक एक्शन, देन यू कम बैक एंड रिकवर। एंड व्हेन दैट इमरजेंसी grows beyond a point, something, that is when mishaps. सर व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग, तो वी वुड लाइक टू नो कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या-क्या कवर किया जाता है? एक तो आई थिंक पार्ट हो गया टेक्निकल नो हाउ ऑफ योर फाइटर जेट, कि ठीक है इसमें ये इक्विपमेंट्स हैं, इसमें ये है, सब कुछ पता होना चाहिए आई थिंक एक फाइटर को। एंड वो फाइटर क्या मल्टीपल प्लेन्स में भी जा सकता है या फिर स्पेसिफिक फाइटर जेट्स के लिए स्पेसिफिक पायलट्स अलाइन होते हैं? क्योंकि फिर मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स के लिए उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लेन चला लिया तो आप कोई भी प्लेन चला सकते हो। ओके, एवरी प्लेन हैज़ गॉट ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, प्रॉपरली सिलेबस होता है। शुरू में जैसे हम एज ए कैडेट ज्वाइन करते हैं, तो कैडेट ज्वाइन के बाद यू डू 1 ईयर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में आपको स्ट्रीम वाइज ट्राइफरकेट किया जाता है कि ये फाइटर चलाएगा, या ये ट्रांसपोर्ट चलाएगा, या हेलीकॉप्टर चलाएगा। डिफरेंट क्वालिटीज़ होती तो हैं। 3 3 विंग्स हो मेजर गए। स्ट्रीम्स हैं। ओके। एक नेविगेशन स्ट्रीम भी है, बट उसमें जनरली व्हाट हैपेंस इज नॉट एवरीबडी कैन मेक इट टू पायलट। देयर आर सम पीपल हु कैनॉट टेक द ट्रेनिंग एंड दे ड्रॉप आउट, and though they are inducted into navigation stream, okay.
फॉर वेरियस रीजन, ऐसा नहीं कि कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कई बार एप्टीट्यूड नहीं होता, कई बार समथिंग एल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जो पायलट बन जाते हैं उनको 3 में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? तो जो फाइटर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं फिर उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए है अलग से, हेलीकॉप्टर्स अलग से, अपनी-अपनी स्ट्रीम में। नाउ विद इन दैट स्ट्रीम देयर इज़ ए इंडक्शन एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद में आप और ब्रांच ऑफ करते हैं और फिर उन एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो हर एक का एक पीरियड होता है, जैसे कोई 2 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग, किसी में साल की ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो ज़रूरी है दैट ट्रेनिंग उस पे लेनी। और सर जैसे इन्फेंट्री को अगर देखा जाए तो इन्फेंट्री में एक मेजर पार्ट होता है आपकी फिजिकल फिटनेस का। और आई थिंक पायलट्स के लिए फिजिकल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एक मेंटल फिटनेस का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। द काइंड ऑफ आईक्यू दैट यू हैव, क्विक डिसीजनिंग, बिकॉज अगेन इतनी हाइट पर, इतनी स्पीड पर आपको डिसीजन तो या तो लेना है, या अदरवाइज यू विल लूज योर लाइफ। एब्सोल्यूटली। तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है ट्रेनिंग में? नहीं, वो जैसे मैंने बोला, एक तो ट्रेनिंग पार्ट है, फिजिकल फिटनेस तो चाहिए ही, आपका बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है। हर एक सॉटी से पहले मेडिकल होता है। सुबह दैट इट्स नॉट ओनली के हाउ फिट आई एम, it is how did I spend my yesterday evening also matters. What time you slept, hope you didn't have too much to drink, okay, hope you're not feeling you know sick, or you are absolutely fit, your parameters are okay, your blood pressure is okay, your pulse, your everything, डॉक्टर फिजिकली चेक करते हैं, रैंडम चेक करते हैं, और पायलट भी अपने आप को सर्टिफाई करता है कि यस मैं फ्लाइट के लिए फिट हूँ। और फिर रैंडम चेक होता है, या एवरी अगर डॉक्टर को लगे कि सभी को चेक करना है तो सभी को भी चेक करता है। और एयरक्राफ्ट के अंदर यू राइटली सेड दैट यू हैव टू हैव योर विट्स अबाउट यू मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। अब देखिए, एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लो लेवल एरोबेटिक्स करता था मैं मिराज 2000, ओके? तो उसमें क्या है कि आपने एरोबेटिक्स देखी होंगी एयरक्राफ्ट की करते हैं, ठीक है? आप ये जो एक तो होते हैं ना सूर्य किरण, रिलेटिवली स्लो एयरक्राफ्ट हैं, बट फाइटर एयरक्राफ्ट जब एरोबेटिक करता है, आप और इसको देखेंगे मिराज 2000 को या सू 30 को या रेफेल को, तो इट फ्लाइज एट ए वेरी हाई स्पीड। तो हाई स्पीड के कारण वो मैनूवर जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं। तो टिपिकली 900 किलोमीटर्स एन आवर इज द स्पीड, लेट्स से एट विच एन एयरक्राफ्ट इज मेकिंग ए लूप और समथिंग लाइक दैट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट बॉल पार्क, राइट? 900 किलोमीटर्स पर आवर ट्रांसलेट्स टू 250 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, ओके? सीधा सीधा 215 टू 3.6, ठीक ओके? 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे में, राइट? तो अगर 900 किलोमीटर को मीटर्स के हिसाब से 3600 से डिवाइड करें तो 250 आएगा। तो 250 मीटर्स पर सेकेंड से आप जा रहे हैं। अब आप एरोबैटिक्स कर रहे हैं एट 150 मीटर्स, 500 फुट का आपका डेक होता है, जिस पे आपको जैसे इफ सपोज आई पुल आउट फॉर ए लूप, तो ऐसे करके यहाँ पे वापस आके मेरे को 500 फुट पे रिकवर करना है। देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बहुत ही ऊपर रिकवर कर गया तो फिर आपको दिखूंगा ही नहीं, है ना? तो फिर वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा कि भाई पार्ट्स तो है ही नहीं। अब जब मेरे को 500 फुट पे लेवल आउट करना है, तो व्हेन आई एम पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई एम एक्सेलरेटिंग टू अचीव ए स्पीड ऑफ 250 मीटर्स पर सेकेंड, और मेरी हाइट क्या है ग्राउंड से 150 मीटर, तो एरर ऑफ मार्जिन विद मी इज हाफ ए सेकेंड। तो अगर उस हाफ सेकंड अगर मैंने लेट कर दिया यहाँ से, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई शुड इनिशिएट ए पुल आउट, अगर ये डिसीजन आपका हाफ सेकंड या 1 सेकंड लेट हो गया, तो दैट इज इट, ओके। दैट्स द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रैक्शन में ऑफ ए सेकंड का डिफरेंस। in milliseconds, in the sense you are doing air to ground firing, you are concentrating, you're diving down at same 900 meters and you're pulling out at very low, because you have to go close to the target to fire conventional जैसे guns rockets हैं। तो उसमें आपके जो डिसीजंस हैं, ये हैं फिजिकल डिसीजन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। आपको आपका ट्रेन है, आपको ग्राउंड कैसी दिख रही है, आप हाउ क्विकली आर यू कमिंग अक्रॉस, इट इज यू कैन ओनली वेरी द स्केल। आप देखिए, आपको जैसे सड़क कर्व कर ली दिख रही है और आप स्पीड पे हैं, ठीक है ना? तो आप कितना एडवांस, आप कितनी पहले आपको टर्न करना है, और आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए, तो आपका रिएक्शन टाइम उतना उतना कम होता जाएगा। कम होता जाएगा, और आपको उतना ही पहले मनूवर
इनिशिएट करना है और उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। अब एक नॉर्मल कर्व है, आपको एग्जीक्यूट करना है, आप 40 किलोमीटर्स पे बड़े आसान से उसको कर सकते हैं, राइट? आप किसी से बात करते करते भी कर सकते हैं, राइट? बट आप इसको बढ़ाते जाइए। अभी यू नो इट्स ए काइंड, यू गेट इनटू फार्मूला 1 काइंड ऑफ सिनेरियो, ओके? देयर व्हेन यू हैव टू टेक ए कर्व, यू हैव टू बी इन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलरेडी, राइट? तो अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ टाइम्स, तो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर इन एक सर आई थिंक ऑन सिमिलर लाइंस एक रिसेंट जो आई थिंक वॉर काइंड ऑफ सिनेरियो था अपना, वो बालाकोट स्ट्राइक्स थी, विच एवरीबडी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ। बालाकोट के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? हमारा इंडिया ने कैसे ऑपरेशन किया और जो भी चीज़ आप बता सी सकें? जो भी डिक्लासिफाइड है, यू नो, टेररिस्ट अटैक के खिलाफ हम बहुत बार बोलते रहते थे कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, तो नहीं होता था। चाहे इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस थी, ट्रेनिंग थी, सब कुछ था, बट somehow decisions were taken के नहीं करेंगे। बट नाउ when the government decided के enough is enough, so we decided that okay, we will undertake an operation. So then a lot of hard work was put in. That it took about a week's time to undertake this operation from that Pulwama attack. Okay, the thing was that now major time goes into target selection, because how to address a target is you have trained for it, you have done everything. Okay, so now this night attack was chosen, Mirage 2000 aircraft was chosen. Okay, there are some weather issues, a particular weapon could not be successful, then a alternative weapon was chosen, and I think we undertook the strike with spice bombs. Spice is a very very accurate and long range weapon, accurately jata hai. Spice is a abbreviation or acronym for smart, precise impact, cost effective. इज इट फ्रॉम इसराइल? इज़राइल, ऐसे ही यस, मतलब है? इज़राइली बॉम्ब है। तो वो क्या है कि काफ़ी रेंज है उसकी, ओके, और वो गाइडेंस के हिसाब से जाता है, और काफ़ी आई मीन लॉट ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस ऑन दैट, हुआ नहीं हुआ ये वो, बट आई थिंक दे सक्सेसफुली प्रूव दैट इट हिट द टारगेट्स they were supposed to hit. So it was a kind of style statement that you actually could hit inside एनिमी Pakistan टेरिटरी। territory, enemy territory, and this was not a POK. It was mainland. Not in the considering that POK to mera hi hai. So I think that is what mota mota about Balakot. तो इसमें अगर पाकिस्तान के कंपैरिजन में देखा जाए, हमने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक्स में भी आई मीन द रिटेलिएशन दैट वी सॉ, उनके पास F-16s हैं। सिमिलरली देयर आर सम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट विद चाइना, वो खुद भी बना रहे हैं और आई थिंक मोस्टली खुद ही बनाते हैं वो। तो कंपेयर टू देम इंडिया की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं? आई मीन वी आर आल्सो परचेजिंग लाइक रफाल्स हैव बीन इंडक्टेड, और हम तेजस जैसे एयरक्राफ्ट्स भी खुद बना रहे हैं। तो कैसी हमारी कैपेबिलिटी कंपेयर टू दीज कंट्रीज? See, ये पाकिस्तान इज आउट ऑफ इक्वेशन नाउ। एक्चुअली पहले भी शुरू में बहुत देर तक हम काफ़ी हद तक पाकिस्तान सेंटर की थे, कि पाकिस्तान के पास क्या है, ये है, वो है। सो आई थिंक नाउ दैट इज़ ए नॉन इशू इन माई ओपिनियन। नाउ वी आर लुकिंग एट चाइना। ओके, चाइना J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ओके, काफ़ी उनके पास रेट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है। फिर आपने सुना होगा ये DF-21 वगैरह बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, रॉकेट फोर्स जिसको बोलते हैं काफ़ी हद तक। ओके, अब चाइना इज़ ए कॉज ऑफ वरी। चाइना इज़ ए कॉज ऑफ वरी because the way we are looking at China as a threat, China is looking at United States. So a country which is preparing to counter United States is obviously got to be worried about. If we say कि China बिल्कुल no need to worry about China, जैसे कि स्टेटमेंट मैंने पाकिस्तान के बारे में, ऐसा नहीं है कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है। What I mean to say is you got to be prepared. If you are not prepared, then anything can harm you. But वो capability जो non issue what I said कि that's not a problem area. प्रॉब्लम एरिया इज चाइना। चाइना के बारे में हमें सीरियसली सोचना है, बिकॉज जो उसकी कैपेबिलिटी है काफ़ी हद तक एडवांस्ड है। द नंबर्स में लगा लो, क्वालिटी में लगा लो, इन ऑल। आजकल वॉर क्या है दित्या, इट इज़ नॉट वेपन टू वेपन और एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट। यू डोंट काउंट नंबर्स लाइक दैट। देयर इज़ ए होल सॉर्ट ऑफ गैम्बिट। अगर आप साइबर की बात करें तो साइबर इज़ अ मेजर थ्रेट। आई थिंक इन माई ओपिनियन नेक्स्ट वॉर विल स्टार्ट फ्रॉम साइबर।
सो जैसे आजकल क्या होता है कि सोल्जर्स हमारे होते हैं, जैसे ना रात को कहते हैं जनरल रिकॉल हो जाए। जनरल रिकॉल क्या होती है कि आपको कोई इंडिकेशन मिले कि आप पे कोई अटैक होने वाला है, जहाँ हम वॉर पे जाने वाले हैं, तो आप एक मैसेज भेजते हो सब कुछ कि भाई एवरीबडी रिपोर्ट टू यूनिट, ऐसे करके। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। पुराने ज़माने में लोग हूटर्स लाउड स्पीकर होते थे, जब मोबाइल फ़ोन से नहीं थे। अब इन 84 कमीशन हूँ मैं, तो जब शुरू शुरू में हमने ट्रेन किया, तो आपको शायद याद नहीं होगा, 87 में एक ब्रास टैक्स करके ऑपरेशन हुआ था, जिसमें वी ऑलमोस्ट केम वेरी क्लोज टू फाइटिंग ए वॉर। ओके। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये तो उस ज़माने में ये ऐसे करके लाउड स्पीकर से होती थी, फिर धीरे धीरे चेंज हो गया, अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि कल की वॉर में जब ये जनरल रिकॉल होती है, कोई सोल्जर उठ के वर्दी डाल के अपने फ्रंट पे जा रहा है। ए सोल्जर might be heading for a cyber cafe. You never know. So this is a different scenario altogether which is emerging. So where China has got a huge lead, because उसकी policy थी कि भाई it has to match US. It was Taiwan contingency के कारण. So now if you see, if we draw the same analogy, that okay, if China is trying to match US, is it able to match US? Plane to plane, carrier to carrier, etc. Number it may have built up hell of a lot. Like if you simply Google today, okay, who has the largest navy in the world, it will show you result as China. चाइनीज। Okay, वो क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बहुत हैं, कैरियर्स बहुत हैं, नॉट एयरक्राफ्ट, शिप्स बहुत हैं, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द वे, again my personal analysis, the way United States can project force in South China Sea for Taiwan contingency, can China project same way in Hawaii, far away from there? Because if you see the number of carriers, I mean US has got a hell of a lot. Yeah. Okay, China is trying to reach ultimately 5, but 3 भी settle नहीं हो रहे हैं। They setbacks in submarines, anchored submarine, shore पे खड़ी खड़ी डूब जाती है, etc etc. So, but the point I'm making, it may not be able to match USA, it may not be able to project force in Hawaii, but it doesn't have to do that to deter USA. It does not need to match USA line by line. ओके। लाइन बाय लाइन मैच करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू क्रिएट एनफ डेटरेंस ओके। कि भाई इधर आओगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। ठीक है ना? तो यू हैव वेरियस वेपन सिस्टम्स फॉर दैट। सो आई मे नॉट बी एबल टू प्रोजेक्ट फोर्स देयर, बट you also can't do it here in my, I can't come to your house, but you also can't come to my house. Okay, that should be enough. Similarly for India, we don't have to match China line by line. It's not कि उसके पास इतनी मिसाइल्स हैं तो मेरे पास उतनी होनी चाहिए, उसके पास इतने एयरक्राफ्ट हैं तो मेरे पास उतने होनी चाहिए। what is our aim? Our aim is that that we create enough deterrence कि ऐसा नहीं कि चाइना जब मर्जी उठ के जहाँ पे जो मर्जी करना शुरू कर दें। एंड वी हैव प्रूव्ड इट considerably. I mean, recent talks, if they are of any value, it's not for nothing. It's not only goodwill. These countries don't believe in goodwill, in my opinion. There are no friends in geopolitics. There are only interests. So if China was not to understand that, okay, India has enough deterrence, enough capability, enough this thing, it won't budge. So it is that projection. So that way, if you sit on Excel sheet and start matching numbers, they may not match. But if you see the quality overall scenario, we have more number of airfields next to border. We have airfields at lower altitude. Lower altitude means from where we can carry more munition and fuel. Okay, we have highly trained pilots. I mean, I have not heard a Chinese pilot doing exercise, any international exercise. They depend on basically mercenaries to train them. आपने पहले भी खबर सुनी होगी कि ये ना नेटो और यूएसए ने बड़ा सीरियस व्यू लिया कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, यूके का मैंने पढ़ा था, यूके का पढ़ा था कुछ एक्स पायलट्स, हाँ, कि उनके China पायलट्स को- जाके, बिकॉज यू थ्रो मनी, लेट्स से मैं हूँ रिटायर्ड एयरफोर्स का, ओके, अब आज कल मेरे को कोई बोलता है कि भाई आके आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप आके हमारे पायलट्स को ट्रेन करो, ये लो 20 लाख Blank रुपए check. महीना, यू थ्रो मनी, Yeah. right? So I have nothing to do. People may get tempted Yeah. unless you have national restriction put.
फ्रॉम इंडिया नोबडी कैन गो एंड डू दैट. Yeah. तो 1 करोड़ रुपया महीना देगा तो भी नहीं करेगा कोई. Correct? But these countries probably they lured them. But what happened is that is how they build up their experience. Okay, or they do. Pakistan Air Force does some exercises with some people and they indirectly do it with them and they come to know. And of course, simulators are there. I mean, you can make a simulator for any aircraft in the world today. Okay, and you can probably do exercises on that. But real-time experience, we have an advantage. Okay, if you when our current chief of air staff took over in his interview, he also said, same question came up, and he said that we have great advantage we have a well trained air force and we have decent number of aircraft because after all उतने ही चाहिए जितने पायलट हैं क्योंकि उसके अलावा भी इतने एयरक्राफ्ट का कोई इशू नहीं है. पायलट टू कॉकपिट रेशियो आल्सो हैज टू बी मैनेज्ड. एक सर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की हमने, तेजस की बात की, तो तेजस आपके अकॉर्डिंग क्या वो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट से मैच करने के लिए रेडी है? कैसी उसमें डेवलपमेंट? Yeah, not in the current. I mean, not when I say it is good aircraft. You see, Tejas की जो production started with replacement of MiG-21. Those days, कि MiG-21 were supposed to go. So we said कि LCA will form its place. But what happened? It took time. We still don't have our own engine. Okay, then some sanctions came up after 98 nuclear blast. Then that held it back. Okay, then so many other problems. But ultimately, when we have then the delays happened because a lot of advancements were taking place. Then we wanted to make it something close to Mirage 2000. Okay, but obviously, it won't match that capability, but it's very close. But some of the things may even be better. Okay, so it has got a good weapon capability. It's our homegrown. We can now make any time. And moment we crack engine and it starts hosting Kaveri engine, I think we would have won the battle. And thereafter, it's only question of improvement. That from Mark 1 to Mark 1A to Mark 2, and we are talking of MCA and various other things. So that is the future, but it will take time. And I think the government needs to give very, very strong push on this. कि भाई ये करना ही है तो करना ही है. जैसे एक expression है कि भाई beg, borrow, steal. I mean, it's just to convey the commitment. I mean, not that you have to beg or borrow or steal. That's what China has been. Okay? That whatever they couldn't get, they just stole. But the fact is, they ultimately managed. But we have to do the same thing with commitment. And I understand we have a lot of commitment. We just have to, we have capability. Our people have capability. After all our people go and do well outside, you see. And why do they do well outside? Because they get environment to do well. They get ecosystem. They get facilities. And here, we missed industrial revolution long back. We still keep lamenting about it. Okay, we can create a new one. So once that, yawn to excel comes in across the board, ऐसा नहीं होता कि आप टेक्नोलॉजी या क्वालिटी के लिए बॉदर्ड नहीं हो डे टू डे लाइफ में और सडनली आप एयरक्राफ्ट को टच करोगे तो आप क्वालिटी कॉन्शियस हो जाओ. इट हैज़ टू बी इन योर कैरेक्टर. इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन कि भाई ये करना है. सो दैट इज़ हाउ आई गेस. एक सर जैसे हमने फाइटर जेट्स की बात की, एक अभी हम रिसेंटली इज़राइल विद हमास विद ईरान ये सब वॉर्स जब देखते हैं तो इसमें एक मेजर फैक्टर देखते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं. उसमें इंडिया ने भी आई थिंक S-400 लिया है रशिया से, प्लस US का थार्ड है जो कि इज़राइल में डिप्लॉयड है. इज़राइल का आयरन डोम है. तो वो इंडिया उस चीज़ में कितना कैपेबल है बनाने में और यूज़ करने में? हाँ, सी इंडिया एयर डिफेंस एरेना में आ रहा है. हमने एक अपनी एयर डिफेंस मिसाइल बनाई है, सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल, एंड विद मल्टीपल हेड्स इट हैज़ डन trials that it can target 4-5 incoming intrusions at a given time. It was in papers some time back. इसराइल की अब बात करें तो इसराइल का आयरन डोम दे हैड मेड इट बिकॉज ये जो रॉकेट्स आते थे हमास के मास स्केल, ओके, इट कुड टारगेट दोज रॉकेट्स. जो जब थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड इज अगेन एन एक्रोनिम फॉर इट इज THAAD. तो इट्स ए टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस वेपन. ओके, इट्स ए, आपने पैट्रियट का नाम सुना होगा. पैट्रियट मिसाइल, वो इट बिकेम फेमस इन गल्फ वॉर. जब स्कड मिसाइल लॉन्च करता था इराक तो कहते थे पैट्रियट ने
उसको इंटरसेप्ट कर लिया। एंड रिसेंटली जो किंजल मिसाइल, रशिया लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, अब बहुत न्यूज़ में आया था, तो उसकी जो इंटरसेप्शन भी थी वो पैट्रियट मिसाइल नहीं। पैट्रियट अगेन इज ए एक्रोनिम, आई मीन द अमेरिकans आर वेरी फॉन्ड ऑफ एक्रोनिम्स। It's Patriot. It's a phased array tracking for interception on target. Okay, so phased array is a kind of radar, the form of radar, that how it does. तो इसके भी PAC Patriot Advanced Capability, they called it PAC-1, PAC-2, PAC-3, etc. So anyway, वो that is getting deep into the system. ये जो थर्ड है सिमिलर काइंड ऑफ मिसाइल एम्प्लॉय करता है। ये क्या करती हैं, आप कैसे, अब ये ना ईरान की मिसाइल थ्रेट आ गई, सोचा बैलिस्टिक मिसाइल आ देंगे। अब ये जो आयरन डोम जैसे सिस्टम है प्रॉबेबली कैनॉट हैंडल बैलिस्टिक, और कमिंग फ्रॉम वेरी हाई ऑल्टीट्यूड यू नीड बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या होता है बैलिस्टिक वर्ड, द वे मीनिंग ऑफ बैलिस्टिक इज विच इज कमिंग अंडर इट्स ग्रेविटी। मीन्स आपने कोई चीज़ छोड़ दी तो वो बैलिस्टिक है। अब दिवाली का रॉकेट, अब दिवाली का मौसम है, अब दिवाली का रॉकेट छोड़िए, वो ऊपर जाता जाएगा जब तक जल रहा है, जब फुस हो गया वो नीचे गिर रहा है, उसका जो नीचे वाला पाथ है उसको बैलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट बैलिस्टिक इज। सो नाउ इमेजिन इफ दिस टू बी ए मिसाइल। तो ये जो आपने मिसाइल एक जो रॉकेट पे फायर की उसके बड़े बड़े बूस्टर्स के साथ, वो रॉकेट उसको ले जाता है वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, कितना 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्लास ऑफ मिसाइल्स यू आर टॉकिंग। और वहाँ से फिर वो नीचे आती है ग्रेविटी के साथ, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड बिल्डअप कर लेती है। ऊपर तो वैक्यूम है, तो उसमें कोई चीज़ गिरी, ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी इज ऑलवेज देयर, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही सैटेलाइट्स घूम रही हैं, करेक्ट। तो अर्थ से ग्रेविटी वर्क्स ऑन इट, बट देयर इज नो रेजिस्टेंस। So you imagine if there is a constant force being applied and there is no resistance, it will keep on accelerating. एटमॉस्फेयर में चीज़ एक्सेलरेट करना क्यों बंद कर देती है? क्योंकि एक आप फ्रिक्शन के साथ और ड्रैग के साथ एक टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाते हो, जहां आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैचेस विद द ड्रैग क्रिएटेड। सो वो ख़त्म हो जाती है, उतनी ही रहती है। नहीं तो जस्ट इमेजिन एक जो बूंद है ना बारिश की, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मार देती बंदे को, द स्पीड एट विच इट वुड हैव कम। बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग एंड इट मेंटेन्स दैट स्पीड। ओके, बट बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर रहती है ऐसा फिनोमिनन नहीं है उसमें, तो इट कीप्स एक्सेलरेटिंग, इट गोज टू वेरी हाई स्पीड। अगर हम इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की बात करूं तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेती है। जब वो फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो फिर फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण वो बैलिस्टिक मिसाइल में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ जाता है। फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स होती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इतनी हाई स्पीड से जब आ रही है मिसाइल, इसको नॉर्मल चीज़ें आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते नॉर्मली डिफेंस मिसाइल के साथ। इसके लिए चाहिए आपको स्पेशल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD बोलते हैं इसको। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैसे काम करती है? इतनी तेज़ जो मिसाइल आ रही है, आप उसको उसके पीछे भाग के नहीं पकड़ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके रास्ते में इंटरसेप्टर जाके खड़ा करना पड़ेगा। मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपको ये एथलीट है, बहुत तेज़ भागने वाला एथलीट है, और अब हमेशा अपनी होम ग्रोन एथलीट PT उषा की एग्जांपल देता हूं। लेट्स से जब वो 400 मीटर ट्रैक पे भागती हैं, ठीक है, आप एक तरफ वो भागना शुरू करती हैं, आपको पकड़ना है, आप उनके पीछे जाके भाग के पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। पर अगर मेरे को उनको पकड़ना है और मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, तो मेरे को दिमाग में कंप्यूटर लगा के एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इतनी टाइम में ये यहाँ पहुँच सकती है। मेरी तरफ से देखो, मैं ट्रैक के बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ या बीच में खड़ा हूँ, तो मेरे को लगेगा कि उस सेंटर से, मैं सेंटर में हूँ ट्रैक के, मेरे चारों तरफ 400 मीटर ट्रैक घूम रहा है, वो एक एंड से स्टार्ट करके वहाँ पे फिनिश करेंगे। अब मेरे को उनको पकड़ना है एग्जैक्टली। अब नाउ वेयर शुड आई ऑल्सो कैनॉट स्टॉप, शी विल ऑल्सो नॉट स्टॉप। तो मेरे को एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मैं किस पॉइंट की तरफ भागूं कि जितना टाइम मेरे को सेंटर से वहाँ पहुँचने में लगेगा, उतने टाइम में वो वहाँ से आगे वहाँ पे पहुँचे। अगर वो कैलकुलेशन पॉइंट गड़बड़ हो गई, या आप पहले पहुँच गए तो आप उससे आगे निकल जाओगे, अगर आप पीछे रह गए
तो वो आगे निकल जाएंगी, तो यू वुड हैव मिस्ड द टारगेट. सो यू सी द प्रिसाइज पॉइंट. ओके, इसको थोड़ा सा आप और कम कॉम्प्लेक्स कर लीजिए. आप हैंडबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल, यू नो, यू सीन द वे प्लेयर थ्रोज द बॉल टू बडी. ही डज नॉट थ्रो द बॉल डायरेक्टली ओवर हिम. ही कैलकुलेट्स कि वो प्लेयर कहाँ होगा. यू थ्रो बॉल टू ए परस्पेक्टिव प्लेस जहाँ आपको पता है कि वो भाग के वहाँ पे वो आ जाएगा. यू नो, यू डू मेंटल कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन इसके कैसे जा रहा है. ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एग्जैक्टली वैसे ही करती है. तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत डिस्टेंस कवर करती हैं, बिकॉज ये फिर बहुत ऊपर जाके, यू नो, जो 4000-5000 किलोमीटर की रेंज हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर के जाती हैं और वहाँ से फिर वो ग्लाइड करती हुई या बैलिस्टिक करके वो अपने टारगेट पे जाती हैं. पर इनको क्या था, इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता था, क्योंकि जैसे मिसाइल लॉन्च हुई वो एक ही ट्राजेक्टरी पकड़ेगी. जैसे मैंने बताया रनर का, वो अगर उस लाइन के ऊपर है, ट्रैक में है, तो आपको पता है कि ट्रैक के ऊपर ही है, तो आपने वो कैलकुलेशन करके पकड़ लिया. अब आप उनको फैसिलिटी दे दीजिए कि वो मनूवर कर सकती हैं बीच में, कि यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकती हैं, थोड़ा इधर आ सकती हैं, थोड़ा उधर आ सकती हैं. बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको फिर उतनी ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशन करनी. तो ये जो मिसाइल्स हैं मनूवरेबल, यू नो, मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, जो मिसाइल को री एंटर कराते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर उनकी मनूवरिंग स्टार्ट होगी जब, तो फिर क्या था, रैंडमली वो ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते थे. पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कोई पावर तो है नहीं. इट हैज़ टू यूटिलाइज इट्स एरोडायनामिक फोर्सेस टू डू दैट. और वो जितना मनूवर ज़्यादा करेंगी उतनी रेंज कम होती जाएगी, क्योंकि इट्स यूजिंग इट्स फोर्स टू नाउ इंस्टेड ऑफ गेनिंग रेंज टू मनूवर. तो उसके लिए ये जो S-400 वगैरह हैं, ये एडवांस सिस्टम्स हैं, तो हद तक ये ट्रैक कर सकते हैं. ये जो थर्ड सिस्टम है, वैसे ही एक जैसे पेट्रियट जैसी मिसाइल यूज़ करता है, हिट टू किल, यू नो, ये जाके मिसाइल के को हिट करता है. लाइक एक तो होता है ना बीच में आ जाना, दूसरा इसकी अपनी भी काइनेटिक वेलोसिटी है जो जाके हिट करती है. इसके इमेजिंग इंफ्रारेड अपना सीकर है इसके ऊपर, जो उसको मिसाइल को देख के कहाँ पे है मैनूवर करके उसको पकड़ सकता है. पर ये इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है, कि ये नहीं कि जैसे S-400 कहीं भी जाके उसको पकड़ लेगी. इट इज़, तो दैट इज़ वाई दीज वेपन सिस्टम्स आर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट योर वाइटल एरिया. अगर ये आपका वाइटल एरिया आपको करना है, तो आपने इस पर रखा और इसको वो प्रोटेक्ट करेगी कुछ रेडियस तक, जो भी स्पेसिफाइड होता है. ये नहीं कि जहाँ मर्जी जाके पकड़ ले. तो दिस इज हाउ दिस थर्ड सिस्टम जो आया है इज प्रोबेबली गोइंग टू केटर फॉर, यू नो, दैट काइंड ऑफ थ्रेट, बैलिस्टिक. एक सर अग्निवीर स्कीम के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है. तो आर्मी में जैसे समझ में आता है कि अग्निवीर का कैसे इम्प्लीमेंटेशन है. एयरफोर्स क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल फोर्स है, यहाँ पर अगर स्पैन ऑफ पीरियड कम रहा लोगों का टू सर्व, और फिर वो चेंज हुए या फिर रोटेट हुए, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एयरफोर्स पे? सी, अभी क्योंकि जो रिटेंशन अग्निवीर स्कीम जैसे लॉन्च हुई, बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, प्रोज कॉन्स एटसेट्रा, बट व्हाट कंसिडर्ड, आई एम श्योर डिसीजन मस्ट हैव बीन टेकन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, बहुत डेलिब्रेशंस हुई होंगी. जो ओवरऑल एम था, जो, यू नो, सर्विसेज का, जो गवर्नमेंट का या लोगों का जिन्होंने की ये स्कीम, कि भाई हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना है, यू नो, दैट दे मस्ट बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, दे मस्ट, यू नो, मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और ज़्यादा लोग ट्रेन करें, राइट. सो उसके चक्कर में क्या, टेक्नोलॉजी, आपकी बात सही है कि टाइम लगता है इंजेक्शन के लिए, बट ये जो रिटेंशन है, जैसे अभी 25% है, ये देखेंगे. अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, अभी ना लोग अभी जाने शुरू होंगे, उनमें से कितने लोगों को रिटेन करते हैं और फिर वो आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. आई एम श्योर दे विल बी ओपन टू सर्टन मॉडिफिकेशन और चेंजेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इम्पैक्ट इट मेक्स, यू नो, ऑन पीपल, हाउ क्विकली दे कैन ग्रास्प. और अगले, ये जो पहला बैच है आपको, ये एक किस्म की इंडिकेशन देगा कि कितनी देर में ये फिट हो सकते हैं. लेट्स से अगर बिल्कुल कामयाब हो जाता है एक्सपीरियंस, कि भाई 4 साल में, 3 साल में वो बिल्कुल फिट हो गया बंदा, तो मीन्स नेक्स्ट जो लाइन में अगर आपकी चेन बन जाती है कि जब तक ये जाएं तब तक आपके दूसरे बंदे भी ट्रेन हो जाएं, तो देन प्रोबेबली दे विल मेंटेन दैट. अदरवाइज आई एम श्योर दे कैन इंक्रीज द रिटेंशन इन सर्टन क्रिटिकल ट्रेड्स जो होती हैं, जो ज़्यादा, यू नो, क्रूशल ट्रेड्स हैं, वो उनको कर सकते हैं. या फिर हम ऐसा बोलें कि इनकी परसेंटेज बढ़ा दीजिए, या फिर टाइम 4 साल की बजाय ज़्यादा कर दीजिए. कुछ भी ट्वीकिंग हो सकती है, जो सर्विस हेडक्वार्टर से फीडबैक जाएगी,
गवर्नमेंट को उसके हिसाब से वो करेंगे भाई। बॉटम लाइन है कि अपने ही लोग हैं, अपना ही देश है, अपनी ही स्कीम है, तो हम जब चाहें जो कर सकते हैं। कोई वी आर नॉट डीलिंग विद एनी फॉरेन पावर्स और समथिंग, राइट? तो आई एम श्योर सर्विस हेडक्वार्टर जो रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट विल लुक एट इट। एक सर काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होंगे आपकी बात सुनकर भी, और उनमें आई थिंक मोटिवेशन भी होगा कि एयरफोर्स में कैसे जाया जाए, कैसे हम एयर मार्शल बन सकें, कैसे ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर सकें। तो क्या आप थोड़ा सा उसमें गाइड करेंगे कि स्टार्टिंग कैसे होती है? सी ये आजकल तो बहुत आई मीन नेट में सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर एक सिंपल सी बात करें और चैट जीपीटी ने और भी आसान कर दिया, बोलिंग हाउ टू जॉइन द एयरफोर्स, इट विल टेल यू एवरीथिंग। बट व्हाट हैपेंस इज बेसिकली देयर इज एन एग्जाम, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंट्रीज। देयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, देयर इज एफकैट व्हाट वी कॉल एयरफोर्स डायरेक्ट जो टेस्ट सेंट्रल एडमिशन टेस्ट होता है, या फिर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें इसके थ्रू आप जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस लेड आउट हैं, मेल्स फीमेल्स के लिए एंट्री स्कीम्स हैं, सब कुछ है। पर इसेंशियली क्या है कि अगर आप एनडीए में जाते हो तो आपकी 3 साल पे ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। यू ज्वाइन एज ए डिफरेंट सर्विस कैडेट, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ओके, 3 साल के बाद फिर आप एडवांस एकेडमी में जाते हो। 3 साल इकट्ठी ट्रेनिंग होती है सबकी। फिर एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में आ जाते हैं, देन आर्मी वाले देहरादून चले जाते हैं, ऐसे नेवी वाले कोचिन में चले जाते हैं। सो ऐसे करके ट्रेनिंग स्पैन आउट हो जाती है। एयरफोर्स की बात करें तो फिर वो 1 साल की और ट्रेनिंग है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है, उसके बाद में कमीशनिंग हो जाती है और ट्राइफिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, फाइटर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। उसके बाद में फिर आपकी करियर कैसे पिकअप करता है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कमिटेड हैं, कितने मेहनती हैं और कितने लकी हैं। आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, and then you keep right. There is a promotion policy in the air force. Everybody becomes wing commander with the number of years of service. Thereafter the first board sits for the selection of group captain, okay, फिर air commodore, फिर air vice marshal, फिर air marshal, okay. So that is the second highest rank in the air force. उसके बाद में chief of air staff है, जो एक ही होते हैं, okay. So इट इज़ ए पिरामिड, जैसे हम बोलते हैं ना, एक पिरामिड है। जैसे आप देखिए बेस बहुत वाइड है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नैरो 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 होता जाएगा। तो वो है, कंपटीशन है, सब कुछ है, बट मेहनत और लगन जो है वो आई थिंक ले जाती है इंसान को जहाँ जाना चाहे। बट फिजिक्स और मैथ्स आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिकम ए पायलट द एयरफोर्स। बाकी और भी बहुत ब्रांचेज हैं, लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियरिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपनी शौक के हिसाब से कोई भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो एक सर एयरफोर्स की क्लोजिंग ब्रांच। नोट पे ये पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज है आपका जो आज की यूथ के लिए आप देना चाहें, ताकि वो अपनी लाइफ में प्रॉपर एम के साथ अचीव कर सकें, और आपके एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा? मैं आई डोंट नो कितने यंगस्टर्स सुनेंगे और मानेंगे इसको, बट क्योंकि आपने पूछा, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा उनको कि ये ना एक अगर ध्यान से सोचें इसको, आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स टू एक्सप्लेन इट, ओके। कि ये जो होता है ना, एक आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, आपको अच्छी लगती है वो, आप समझते हो मैंने ये करना है, बट जैसे ही आप उसमें घुसते हो वो आपका प्रोफेशन बन जाती है। आप कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने की सोचते हो उसमें, तो उतनी आसान और लवेबल नहीं रहती। मैंने देखा है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब भी कोई हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो गेम चेंजर्स। आप क्या उसको बोलते हैं, आप फोटोग्राफी आपकी हॉबी है, गार्डनिंग आपकी हॉबी है, कुछ भी है, तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। आपने की नहीं की तो आपको अच्छी लगती रहती है। यू से ओ आई लाइक फोटोग्राफी, लेट मी बिकम प्रोफेशनल फोटोग्राफर। यू बिकम प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड यू फाइंड दैट फॉर years you can't sell a picture. You just don't know how to take a picture, and you get in, then you see how advanced the world is in photography, okay, and then you feel कि ओ ये नहीं करना चाहता था, दिस इज डिफरेंट, है ना, मेरे को तो कुछ और करना है। तो मेरी सलाह यही है कि ये हम्प क्रॉस करनी ज़रूरी है कि जब आपने कुछ शुरू किया, आपको अच्छा लगा, और अब आपको मुश्किल लग रहा है, वो सिर्फ मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो मुश्किल है। वो फिर उसको कौन वो इंट्रूड करेगा उस बात को, आपको ही करना है। एंड व्हाट हैपेंस इज पीपल से कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं आई। लोग, मेरे हिसाब से मैंने देखा यंगस्टर्स को, जो मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ,
एयरफोर्स एकेडमी में चीफ इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मैंने प्लेन्स सिखाना चलाया हुआ है जिनको लोगों को फोर व्हीलर चलाना नहीं आता। मैंने खुद प्लेन सीखा जब तक मेरे को कार चलानी नहीं आती। और अब ये ऐसा नहीं है कि मेरे को कार चलानी नहीं आती थी, द फैक्ट इज़ कि मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मेरे को कार चलानी नहीं आती थी। कैपेबिलिटी का इशू नहीं था कि कार होती तो कार चला लेता। सो दिस इज़ व्हेन एयरफोर्स ऑल्सो सिलेक्ट्स, आपने पूछा था कैसे हैं, एयरफोर्स लुक्स एट रॉ मटेरियल कि ये बंदे में ट्रेनेबिलिटी है कि नहीं है। ओके, अगर आप में ट्रेनेबिलिटी है तो फिर आपको ट्रेन कर लेगी वो। तो लाइफ में भी अगर आपकी इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ का क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको कि आपको कोई जैसे समथिंग, सम डायमंड और लेट्स से सम कॉस्टली चीज़, ओके, 1,000 रुपीज़ नोट लगा लो, 2,000 रुपीज़ नोट लगा लो। अब बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको बोलो कि वो नोट पड़ा है, कौन उठाएगा, जाके चारों भाग के जाएंगे, चार बच्चे हैं, ठीक है, सब पहले पहुंचना चाहेगा वहां पे, मैं उठा। अब उसकी जगह पे लेट्स से एक पत्थर पड़ा है, तो कोई बोलता है कि यार वो पत्थर हटा दो रास्ते में से। अब ये चारों सोच रहे होंगे कि कौन पहले जाके उसको कर दे, राइट? देयर विल बी रिलक्टेंस कि मैं क्यों करूं, लेट हिम डू। इट इज पॉसिबल कि जब वो पत्थर उठाता है उसको उसके नीचे 2,000 का नोट मिलता है। इन लाइफ all the notes are hidden under the bricks. If you don't get used to picking up bricks on the way, you are not going to find notes. They are not going to be presented to you in platter. All the opportunities are hidden under challenges. So if you look at some challenge and you shy away कि ये मैं क्यों करूं, ये कोई और कर लेगा, you are going to miss opportunities. I have not seen any opportunity. I mean, unless you are born with a silver spoon, we are essentially talking of people who want to make their life by themselves, right? यू हैव टू लुक एट, ऐसा भी नहीं है कि हर ब्रिक के नीचे आपको नोट मिल जाएगा। हो सकता है 50 ब्रिक उठाओ तो उनके नीचे एक कोई मिल जाए, पर देन यू विल बी द वन हु विल गेट इट, क्योंकि आपने उठाई 50 ब्रिक्स। पर जिसको आदत नहीं है उठाने की, अगर आप इंस्टिंक्टिवली बना लो ये कि भाई नोट भी अगर आपको पहले पकड़ना है तो कोई ब्रिक भी दिखती है तो आपको ही पहले जाके उठानी है। तो नाउ इफ देयर इज अ नोट अंडर द ब्रिक, यू विल ऑटोमेटिकली बी वन। ओके, so and you have to prioritize your time. People say work life balance होना चाहिए, ये फैट्स हैं, फेमस एक्सप्रेशंस हैं जिसको लोग बोलते हैं कि अच्छा काम नहीं यार, ये काम बहुत ज़्यादा है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। in my squadron, in my station, I used to tell people कि my definition of work life balance is very different. My definition of work life balance is that you don't carry work home and you don't carry home to work. So even if I have to stay an hour extra in the office and I have finished my work, but when I am at home, then I'm completely at home. Okay, and vice versa. But invariably what happens, in a hurry to pack up or in a hurry to go home or in a hurry to be, to prove a point कि भाई मैं जल्दी आ गया घर, है ना, you carry work home, your mind is at work, you are irritated, your family is irritated, then there are problems at home, then you carry those problems to work. So you're neither settled at work nor at home, and you say I don't have work life balance. Okay, and priority, you have to prioritize things in the sense that एक एग्जांपल देते हैं, मैंने एक देखा था कि एक जग है ना, उसमें प्रोफेसर आता है, वो क्लास को बोलता है, गोल्फ बॉल्स हैं उसके पास, तो कहता है पूरी गोल्फ बॉल्स डाल दी जग के अंदर, राइट? कहता देखो जग भर गया, तो कहते हैं हाँ जी भर गया। देन ही टेक सम सैंड एंड पुट्स सैंड इन दैट, ही सेज सी सो मच सैंड हैज गॉन। He says अब भर गया, कहते भर गया। Then he takes a cup of coffee and he says, see, still there is a place for cup of coffee, right? He wants to say कि whatever, howsoever busy you might be, there is always place for a cup of coffee with a friend. Now my just analogy to that is, all this was possible because he started with high priority. Let's say he had started with coffee and filled up the whole jug with coffee only, there wouldn't be place for anything. Na golf ball, na sand. It would spill. But what did he do? He picked up high priority things first, did them first, then the second low priority, and then the next priority. So place was there for everything. But if you start ulta, then there is a problem. And my last, yeah. And then the last thing is that, generally people say what is right, what is wrong, what is sin, what is not sin. Okay. My only advice to, youngsters or young people is that whenever you do something, if a thought comes in your mind, what if someone comes to know? Then that is a sin. If by doing something you are not worried
that someone shouldn't come to know about it. Well, it could be anything. Otherwise, what is sin? Is smoking sin? Is drinking sin? Is eating meat sin? Is, watching a movie sin? What is sin? It is sin for me. It's not sin for you. There's no universal definition. There is only universal definition of sin, that whatever I do, if I don't have that feeling that, oh, what if someone comes to know and I have to hide it from, people, then de facto you have committed some sin in some category. But if you are proud of what you are doing, you are not worried about people coming to know, then I think then it's, the way law of probabilities work. Things. Thanks a lot, sir. I mean, it was really inspirational. I mean, we got to know a lot of insights about the Air Force, your personal experiences in Kargil War, your overall take on multiple things in India, and also some global perspective about the wars, the capabilities that India have. And sir, मतलब आई एम श्योर कि जितना मैंने सीखा है और जितना मैं इंस्पायर हूँ वैसे हमारी ऑडियंस भी होगी. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम एंड रियली अप्रिशिएट यू कमिंग हियर. Thank you, Aditya. It's very rare to find someone listening to you so patiently. I must thank you for that. It was a pleasure reliving some of my memories. Thanks a lot.